तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईएसएम सीरीज 5D हम कर रहे हैं एसआईएफ एग्जामिनेशन की तैयारी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इस चैप्टर पे जितने भी एमसीक्यूज हम करेंगे वो कोई ना कोई टॉपिक को लेकर होंगे और एमसीक्यू के जरिए से हम उस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which regulator is responsible for regulating the securities market, including mutual funds, asset management companies, depositories, registrar, and RTAs? A. RBI, B. IRDAI, C. PFRDA या D. सेबी। तो यहां पर एक चीज को आप देखिएगा कि ये जो भी बात हो रही है ये किसके बारे में बात हो रही है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बात होती है। तो जब सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बात होती है तो उसका रेगुलेटर होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये हमने लिया है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर टॉपिक से। एवरेज सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी हाई है, कंसेप्चुअल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू। सेबी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ए. मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रेवेन्यू, बिल्कुल भी नहीं। सी. गारंटी रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, गारंटी की कहीं कोई बात ही नहीं है। या डी. रेगुलेट ओनली लिस्टेड कंपनीज। तो यहां पर भी बात नहीं है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनियों को ही रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया है। इसका एक ब्रॉडर उद्देश्य है, वो क्या है? ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर है, उसके जरिए हम समझते हैं कि सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। सबसे पहला है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। अगला है सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना है। और उसके बाद में है कि आपका जो ओवरऑल सिक्योरिटी मार्केट है उसको आपको रेगुलेट करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में सेबी काम करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये लिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो पहले था रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, उसमें एक अहम रेगुलेटर होता है सेबी। और सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, वहां से जिसे लिया गया है, डिफिकल्टी लेवल एवरेज है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है, एंड कंसेप्चुअल टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बेस्ड है। तो हर स्टेटमेंट को ही हम सही और गलत करते हुए चलेंगे। Which of the following is a major objective behind SEBI's म्यूचुअल फंड रेगुलेशन? सेबी का जो म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन 1, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जी हाँ, सेबी का जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है वो यहां पर भी सबसे ऊपर में इन्वेस्टर को रखता है कि हमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी। जो बोला जा रहा है वही होना चाहिए, तो वो आपको ट्रांसपेरेंटली बताना है। ऑप्शन नंबर 3, बेटर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करते हुए भी चलनी, जैसे आप देखते हो ना रिस्कोमीटर वगैरह, तो ये भी आपको डिस्क्लोज करते हुए चलना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन है गारंटीड रिटर्न्स, जो कि नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ, 1, 2 और 3। तो ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये हमने लिया है सेबी रेगुलेटरी रिफॉर्म से। तो सेबी ने जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए हैं इस बीच में उससे। तो अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हमने बनाया है कि फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, वहां से टॉपिक लिया। अगला है कि सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और तीसरा है सेबी जब रिफॉर्म्स ला रही है तो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से एमसीक्यू को बनाया गया है, न कि रैंडमली एमसीक्यू को लेकर आपके ऊपर में डंप कर दिया गया है। सो दिस इज अ डिफरेंस, आपको समझना चाहिए कि अगर आप एमसीक्यू के थ्रू अगर आप टीच करना चाहते हो या लर्न करना चाहते हो तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है।
तो चलिए, अगर अगर आप में से कोई जल्दी से जल्दी एनएसएम सीरीज 5D देना चाहता है, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि वो इधर उधर भटके, और उसे प्रैक्टिस करनी है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए ना वो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बजाय वर्कबुक और चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के। तो उसी को ध्यान पे रखते हुए हमने 1500 क्वेश्चन का एमसीक्यू का एक कोर्स डिजाइन किया है, जहां पे हम सिर्फ 1500 एमसीक्यू को आपके साथ में डिस्कस करते हैं। आपके पास में 1500 एमसीक्यू का एक यूनिवर्स आता है, एंड वहां से आप क्या करते हो, आप 150 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो कि अगर एग्जाम में उसके आसपास भी आ जाते हैं तो हम इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसे हम लॉन्चिंग फेज में, अभी ये प्री लॉन्च में है, लॉन्च होने में कुछ दिन बाकी है, इसलिए एक इंट्रोडक्टरी प्राइस पे ये आपको मिल रहा है, दैट इज 999। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा, SIF 999। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड सेबी मैंडेट बेंचमार्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स अगेंस्ट टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI इंस्टेड ऑफ प्राइस रिटर्न इंडेक्स? तो यहां पर ऑप्शन क्या आता है कि भाई टीआरआई इग्नोर्स डिविडेंड, टीआरआई इज इजियर टू कैलकुलेट, सी पीआरआई प्रोवाइड्स बेटर कंपैरिजन, या टीआरआई इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड इनकम। तो जो टोटल रिटर्न होता है, कोई भी इन्वेस्टर होता है, उसका रिटर्न क्या होता है? उसका रिटर्न होता है कि भाई कैपिटल कितना एप्रिशिएट हुआ और डिविडेंड कितना मिला। तो ये दोनों चीजों को पकड़ के टीआरआई लेता है, इसलिए टीआरआई को पीआरआई के ऊपर में रखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो लिया गया है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, वहां से लिया गया है। डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक है, इसको आपको समझना पड़ता है, एंड एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये कंसेप्चुअल इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी प्रिस्क्राइब्स इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन फॉर म्यूचुअल फंड्स मेनली टू, जो इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं कि इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे इस फंड में या XYZ, तो वो क्यों डाला जाता है? ए, इंक्रीज फंड साइज, नहीं, यहां पे तो रिस्ट्रिक्शन है, तो इंक्रीज की तो बात नहीं हो रही है। बी, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ऑपरेशन कॉस्ट भी से रिड्यूस नहीं होती। सी, कंट्रोल पोर्टफोलियो रिस्क एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, तो अगर पोर्टफोलियो रिस्क को बचाए और इन्वेस्टर को बचाना हो, उसके लिए कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये लिया गया है इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस टॉपिक से। अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है, और क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेबी एडवर्टीजमेंट कोड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, एडवर्टीजमेंट्स मस्ट बी एक्यूरेट, फेयर, क्लियर एंड शुड नॉट mislead investors. B, advertisements may contain exaggerated claims if supported by past performance. C, advertisements may use celebrities to promote a particular scheme. D, advertisement may omit standard risk disclosure. राइट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए, एडवर्टीजमेंट मस्ट बी एक्यूरेट, फेयर, क्लियर एंड नॉट मिसलीड। सो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एडवर्टीजमेंट कोड से लिया गया है इस टॉपिक को। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लेमर टू बी इंक्लूडेड इन म्यूचुअल फंड्स एडवर्टीजमेंट? ऐसा कौन सा डिस्क्लोजर है, रिस्क डिस्क्लोजर है, जो म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट में होना ही होना चाहिए? ए, रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन, सही है। Please read the offer document carefully. Mutual fund investments are subject to market risk and read all scheme related documents carefully, जो बहुत तेजी से बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट में अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट, तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, ए भी सही है, बी भी सही है, और डी भी सही है, बट करेक्ट आंसर सी है। क्यों सी है? क्योंकि ये कंप्लीट है। पहला ए कह रहा है भाई आपका मार्केट फ्लक्चुएशन यानी कम ज्यादा हो सकता है, आप ऑप्शन डी देखेंगे वो भी कह रहा है कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी भी कह रहा है कि भाई ऑफर ऑफर डॉक्यूमेंट को सही तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन सी है जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
स्टैंडर्ड रिस्क वार्निंग से ये टॉपिक को लिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एन एएमसी proposes to change a scheme's fundamental attribute, what right is available to existing unit holders? अगर एक फंड ने प्रॉमिस किया था कि वो इस तरीके से इस थीम में इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, ये उसका फंडामेंटल नेचर था, अगर उस फंडामेंटल नेचर को आप एंटायरली चेंज कर रहे हो, एंटायरली चेंज कर रहे हो, एएमसी एएमसी अगर चेंज करना चाह रही है, तो यूनिट होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर है, वो मे और मे नॉट एग्री करें ना, जो नई इन्वेस्टमेंट थीम होगी। तो उसके पास में क्या राइट्स हैं? ए, उसे फ्री एडिशनल यूनिट्स मिल सकती है, नहीं। बी, exiting at prevailing NAV without exit load during the prescribed exit window। तो एएमसी को एक्सेप्शन करना पड़ेगा, अगर उस समय एक एग्जिट विंडो दी जाएगी और उस एग्जिट विंडो में कोई एग्जिट करता है तो उसे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। तो इन्वेस्टर राइट से इस क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट राइट ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की राइट्स क्या है? ए, डायरेक्टली अपॉइंट द फंड मैनेजर, ये उसकी राइट नहीं है, वो डायरेक्टली फंड मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकता। एसेट एलोकेशन स्कीम की भी वो डिसाइड नहीं कर सकता। अप्रूव डेली नैव भी नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कर सकता है, जो कि करेक्ट आंसर है। इंस्पेक्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सच एज ट्रस्ट डीड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट, ठीक है। ये इन्वेस्टर राइट्स, अगेन इन्वेस्टर राइट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। Why are asset management companies required to conduct due diligence on mutual fund distributors? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर में एएमसीज को क्यों ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए? ए, टू इंक्रीज द सेल्स कमीशन, जी नहीं। बी, टू रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूटर प्रैक्टिस एंड इंश्योर कंप्लायंस विद सीबी रिक्वायरमेंट्स। सी, टू डिटरमाइन नैव, और डी, टू अप्रूव न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम, जी नहीं। यहाँ पर जो एएमसीज होती हैं उनको ड्यू डिलिजेंस इसलिए करना पड़ता है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, ताकि वो रेगुलेट कर सकें डिस्ट्रीब्यूटर की प्रैक्टिसेस को और कंप्लायंस को इंश्योर कर सकें सीबी रिक्वायरमेंट के तरीके से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, फिनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, टीआरआई, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, एडवर्टीजमेंट कोड, मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर्स राइट, change in fundamental attribute and due diligence by EMCs, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, समझे हैं। इन टॉपिक से हमने एमसीक्यू को बनाया है और उसके माध्यम से हमने इस वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को हमने समझा है। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्स के प्री लॉन्च ऑफर का विद योर डिस्काउंट कूपन।